हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सौर मंडल और ब्रह्मांड से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, इसके पहले मैंने सौर मंडल और ब्रह्मांड से जुड़े हुए 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है सौर मंडल और ब्रह्मांड से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फिर से रहने वाला है ब्रह्मांड और सौर मंडल को लेकर, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको अच्छी तरह से समझाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल किस नाम से जाना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सेंटोरस। सेंटोरस, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है। अब तक ज्ञात तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, और इसमें 94 तारे आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, और इसमें आपको 68 तारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्रुव तारा किसका भाग है? ध्रुव तारा दोस्तों लघु सप्तर्षि का भाग है। सप्तर्षि का मतलब होता है इसमें 7 तारे आपको देखने को मिलते हैं, और इसी में से एक तारा आपको ध्रुव तारा के रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि ध्रुव तारा किसका भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लघु सप्तर्षि का। दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन? आकाशीय पिंड ऐसा जो कि दिशा निर्धारण में सहायक होता है। मतलब कि आप रात्रि में कहीं जा रहे हैं, कहीं आवागमन कर रहे हैं, और आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, तो आप किस तारे की मदद से दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? या फिर आप कह सकते हैं कि पुराने जमाने में किस तारे की मदद से रात में यात्रा की जाती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव तारा। दोस्तों, ध्रुव तारा का नाम ध्रुव तारा इसलिए पड़ा है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर है। हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर रहने के कारण ही इस तारा का नाम पड़ा है ध्रुव तारा, और यह तारा हमेशा आपको उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन वही है कि ध्रुव तारा सूचित करता है, मतलब ध्रुव तारा किस दिशा को सूचित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को सूचित करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु क्या है? दोस्तों, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसका उत्तर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, धूल, बर्फ और गैस से बना पिंड। धूल, बर्फ और गैस से निर्मित आकाशीय पिंड को आप धूमकेतु कह सकते हैं, और इसे आप पुच्छल तारा भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 76 वर्षों में दिखने वाला धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा किस नाम से जाना जाता है? मतलब ऐसा पुच्छल तारा, ऐसा धूमकेतु जो कि 76 वर्ष में एक बार दिखता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेली। हेली नाम का जो धूमकेतु है, यानी कि हेली नाम का जो पुच्छल तारा है, यह 76 वर्षों में आपको एक बार देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेली पुनः कब दिखाई देगा? मतलब हेली नाम का जो पुच्छल तारा है, यह दोबारा कब दिखाई देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2062 में। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हेली नाम का पुच्छल तारा जो हमें दूसरी बार दिखेगा 2062 ईस्वी में, इसके पहले यह लास्ट टाइम कब दिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986। मतलब 1986 ईस्वी में इस तारे को, इस हेली नाम के पुच्छल तारे को यानी कि धूमकेतु को देखा गया था, और यह जो अब दिखेगा आने वाले समय में आपको 2062 ईस्वी में, यह हेली नाम का पुच्छल तारा आपको दोबारा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। दोस्तों, आकार के अनुसार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह का सभी का साइज अलग अलग है, सभी के आकार अलग अलग हैं। उनमें से कुछ ग्रह सबसे बड़े हैं और उनमें से कुछ ग्रह सबसे छोटे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह समझने वाले हैं कि आकार के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम कौन सा है। सबसे पहले हम सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो कि हमारे सौर मंडल का है वह है बृहस्पति, और बृहस्पति से थोड़ा छोटा शनि है, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, और पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, और मंगल से छोटा बुध। मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि बृहस्पति ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और इसके साथ साथ यह भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शनि ग्रह, जिसके कि चारों ओर आपको वलय देखने को मिलता है, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में बताइए ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से, मतलब कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, उससे थोड़ी दूरी पे कौन सा है, उससे थोड़ी दूरी पे कौन सा है, और सबसे अधिक दूरी पे, मतलब सूर्य के सबसे दूरस्थ में कौन सा ग्रह स्थित है,
इस सवाल को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, और सबसे दूर का ग्रह आपको वरुण देखने को मिल रहा है। उसके बीच में जितने भी ग्रह हैं सभी को हम क्रमवार तरीके से देख लेते हैं। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद लास्ट में वरुण। मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि बुध ग्रह जो है, बुध जिसे कि मरकरी भी कहा जाता है, बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और वरुण सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, और इसे आप केंद्र भी कह सकते हैं। दोस्तों सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? दोस्तों आप सूर्य को देख ही रहे हैं, सूर्य का आकार गोलाकार है, और सूर्य के ठीक बीच में मतलब जो उसका केंद्र है, जो उसका सेंटर है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान आपको 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 15 मिलियन में आप समझ लीजिए कि कितना लाख होगा। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सूर्य के केंद्र का तापमान दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का जो सरफेस होता है दोस्तों, सूर्य का जो सरफेस होता है, सूर्य का जो सतह होता है, उसका तापमान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सूर्य के सतह का तापमान आपको 6000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? मतलब सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किरीट के नाम से जाना जाता है, और किरीट को आप कोरोना भी कह सकते हैं। मतलब सूर्य के सबसे बाहरी परत को किरीट कहा जाता है, और किरीट को कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे कोरोना कोविड-19 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किरीट की। किरीट जो कि सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है, और इसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना उत्सर्जित करता है, मतलब कोरोना कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स किरणें। मतलब कोरोना जो कि सूर्य की बाहरी सतह होती है उसके द्वारा एक्स किरणें उत्सर्जित की जाती है। मतलब सूर्य की सबसे बाहरी सतह से एक्स किरणें निकलती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह से मतलब है हमारा कि सूर्य का जो प्रकाशमान सतह होता है, जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होता है, उस सतह को क्या कहा जाता है? तो उस सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल, और इसे आप इंग्लिश में फोटोस्फीयर कह सकते हैं। फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। तो सूर्य का जो दीप्तिमान यानी कि चमकदार सतह होता है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग होता है वह प्रकाशमान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह ऊपरी भाग जो कि प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर होता है और प्रकाशमान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे वर्ण मंडल कहा जाता है, और वर्ण मंडल को आप क्रोमोस्फीयर भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? मतलब किन किन तत्वों से मिलकर सूर्य का निर्माण हुआ है? तो इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5%, और अन्य तत्व जो है वो 2.5% आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सूर्य के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब दो प्रमुख तत्वों से मिलकर जो सूर्य का निर्माण हुआ है वे दो प्रमुख तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत मात्रा है वो 71% है, जबकि हीलियम का प्रतिशत मात्रा 26.5% है, और बाकी जो 2.5% बचता है उनमें अन्य सारे तत्व आ जाते हैं। मतलब प्रमुख रूप से देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के ही सूर्य का निर्माण हुआ है। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तारे की भी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें कि दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, और यह हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, और सूर्य जो एक तारा है और इसमें भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक का संलयन है, यानी कि नाभिकीय संलयन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की तुलना में सूर्य का आकार कितना है? मतलब हम जब अपनी पृथ्वी से अपने अर्थ से सन का कंपेयर करेंगे सन को हमारी पृथ्वी के साथ साइज के मुकाबले में, तो यह आपको 109 टाइम्स जो है वह उससे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। मतलब सूर्य का आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। दोस्तों इसका मतलब यह हो गया कि सूर्य में 109 पृथ्वी आसानी से समा सकती है, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले सूर्य का आकार 109 गुना बड़ा है। दोस्तों अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी क्या है?
दोस्तों एवरेज दूरी को आप सबसे पहले समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने सूर्य का फिगर बना दिया है और सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी ये चक्कर लगाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहती है, और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि यह पृथ्वी यहाँ से चलकर कभी यहाँ आती है और सूर्य के सबसे नज़दीक रहती है। जिस समय सूर्य के सबसे नज़दीक रहती है तो उसकी दूरी माप ली गई, और जिस समय सूर्य के सबसे दूर हमारी पृथ्वी रहती है तो उसकी दूरी माप ली गई, और दोनों दूरी को मिला करके उसका एवरेज निकाल लिया गया। और यही एवरेज दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी, यानी कि औसत दूरी। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसे आप करोड़ में निकालना चाहें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। दोस्तों इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी के किसी खास हिस्से तक पड़ने लगती है और वहाँ पे सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं पहुँच पाती है, और यही कारण है कि तब हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चंद्रमा का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य की प्रकाश की सहायता से ही चमकता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के हिस्से पर पड़ने लगती है, जिससे कि चंद्रमा का सतह हमें दिखाई नहीं पड़ता है, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। यही कारण है कि इसे चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। मतलब चंद्रमा जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसके द्वारा हमारे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे लगभग में। मतलब चंद्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जो कि स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, और उसे अंतरिक्ष कैसा दिखता है यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उसे अंतरिक्ष काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री जितने भी होते हैं उसे अंतरिक्ष काला दिखता है। दोस्तों इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो आपने क्लास 9 10th में जरूर पढ़ा होगा कि आकाश के नीला दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ही वह कारण है जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमने बेहतरीन तरीके से कोशिश की है, हर संभव प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की हर संभव कोशिश करते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप चाहें तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि समय समय पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।